हेलो स्टूडेंट्स, सार एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय बिष्ट है और मैं यहाँ पे फिज़िक्स का एजुकेटर हूँ। वेक्टर्स चल रहा है और वेक्टर्स में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ लामीज़ थ्योरम। ये लिखा है लामीज़ थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या है? ये थ्योरम ये कहती है कि मान लीजिए किसी बॉडी पे ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और उन तीनों फोर्सेस के अंतर्गत वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पार्टिकल के इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? पार्टिकल के इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। तो नेट फोर्स ज़ीरो कब होगा? 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट ज़ीरो कब होगा? जब एक फोर्स ऐसे हो, एक फोर्स ऐसे हो, एक फोर्स ऐसे हो। तो ये रिजल्टेंट ज़ीरो हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। जहाँ से आप चले थे आप वहीं वापस पहुँच गए, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो नेट फोर्स ज़ीरो हो गया। दैट मीन्स द पार्टिकल इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो मान लेते हैं कि ये फोर्स वेक्टर F1 है, ये F3 है, ये F2 है, तीनों का रिजल्टेंट ज़ीरो है। तो लामीज़ थ्योरम ये कहती है कि अब मान लीजिए इसमें मैंने पिछली बार जो आपसे डिस्कशन हुआ था उसमें हमने पिछले लेक्चर में साइन रूल बता दिया था। तो दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल। लामीज़ थ्योरम साइन रूल का एप्लीकेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन रूल लगा दूँ तो क्या होगा? ये ट्राइंगल बन गया। इसकी ये साइड, इस साइड की लंबाई क्या होगी? F1 वेक्टर का मॉड, और इसके सामने वाला एंगल क्या है? अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, इक्वल टू F2 वेक्टर का मॉड अपॉन इसके सामने वाला एंगल साइन बीटा, इक्वल टू F3 वेक्टर का मॉड अपॉन इसके सामने वाला एंगल साइन गामा। दिस इज लामीज़ थ्योरम। सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल। देखिए लिखा है साइन रूल का एप्लीकेशन है लामीज़ थ्योरम। लामीज़ थ्योरम इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से हमारा एप्लीकेशन बढ़ेगा। तो जो हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वेक्टर एडिशन के और जो लामीज़ थ्योरम बताई है उसके ऊपर जो बेस्ड सवाल हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये सवाल सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए। द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज 30 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट if 3 Newton force is oriented along positive x-axis. See, this is your positive x-axis. मान लेते हैं ये पॉजिटिव x-axis है। क्वेश्चन में दिया है कि जो 3 न्यूटन का फोर्स है वो पॉजिटिव x-axis के अलॉन्ग ऐसे ओरिएंटेड है। यहाँ देखिए ये हो गया a वेक्टर, एरो बना देते हैं, ये a वेक्टर हो गया। और ये वाला जो वेक्टर है ये b वेक्टर है, ये एरो देखिए बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज योर b वेक्टर। और इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। इन दोनों वेक्टर्स के ए और बी के बीच में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये एंगल होता है। ये भी मैंने डिस्कस कर लिया था कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो हमें इसमें क्या निकालना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। हमें ये निकालना है जो रिजल्टेंट बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है। मैग्नीट्यूड मतलब हमें ये आर की लंबाई बतानी है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ए की वैल्यू क्या है? 3 हो गया। बी की वैल्यू क्या है? 2 हो गया। और थीटा क्या है? 60 डिग्री है। इसको अगर आप कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, इसको कैलकुलेट करोगे तो स्क्वायर रूट 19 न्यूटन आएगा। सो दिस इज द आंसर। सो दिस लेंथ, इफ़ यू मेजर दिस लेंथ, इस लंबाई को आप मेजर करोगे तो स्क्वायर रूट 19 आएगा। मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, वैल्यू डालिए यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पे आगे cos 60 है जो कि 1/2 होता है, तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 4 13, और 13 प्लस ये 6 हो जाएगा, 13 प्लस 6 19, तो ये रूट 19 आंसर हो गया। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। और क्वेश्चन में भी पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, द ओरिएंटेशन।
द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट भी पूछा है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब ये दिशा पूछी है कि रिजल्टेंट की दिशा क्या होगी। तो अगर हमें किसी प्रकार ये एंगल अल्फ़ा पता चल जाए तो हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। तो एंगल कैसे पता चलेगा? एंगल के लिए हमने tan अल्फ़ा वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि कल हमने पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ये जो डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट का अल्फ़ा, उसको निकालने का तरीका क्या होता है? tan अल्फ़ा इज़ दिस अपॉन दिस। तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा? ये b है, ये 60 डिग्री है, तो ये b cos 60 यानी b cos थीटा, और ये वाली लंबाई b sin थीटा। तो इस ट्राइंगल में आप फार्मूला भी देख लो, पिछले लेक्चर को आप कंसल्ट कर लो। तो फार्मूले में बताया था कि tan अल्फ़ा विल बी दिस अपॉन दिस। तो फार्मूला क्या था? tan अल्फ़ा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो अगली स्लाइड में आप देखिए, यहाँ लिखा है tan अल्फ़ा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। फिर यहाँ पे हमने a और b की वैल्यूज़ डाल दी जो दी हुई हैं क्वेश्चन में। तो हमें आता है √3/4। सो अल्फ़ा टर्न्स आउट टू बी tan इनवर्स √3/4। तो अब इसका जो वैल्यू होगी वो तो भाई किसी को याद नहीं हो सकती। अगर कोई परम ज्ञानी हो तो बात अलग है, लेकिन मतलब नॉर्मली तो ये वैल्यू नहीं याद रहती। तो इसको तो मैंने कैलकुलेटर से ही देखा होगा। दिस इज़ 23.4 डिग्रीज। क्वेश्चन में फ्रेंडली वैल्यू आएगी, जो एग्जाम में आएगा वो इस तरह की वैल्यू नहीं आएगी। चलिए, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए वेक्टर का, ये रहा। Two forces of magnitude 3 Newton and 2 Newton are at an angle theta such that the resultant is R। सवाल में दिया है कि दो फोर्सेस हैं 3 न्यूटन और 2 न्यूटन के, उनके बीच में एंगल थीटा है और रिजल्टेंट R है। इफ़ द फर्स्ट फोर्स इज इंक्रीज टू 6 न्यूटन, पहले वाले को 6 न्यूटन कर दिया गया तो रिजल्टेंट 2R हो जाता है। तो निकालना क्या है? थीटा निकालना है हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो मतलब ये प्रॉब्लम जो है ये बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम है, और हम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, बोर्ड से ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे डेवलप करते करते जेईई एडवांस तक जाएंगे। तो अभी हमने जो पिछले लेक्चर में फार्मूला रिजल्टेंट का डिस्कस किया था वही हमने यहाँ यूज़ कर दिया। R इक्वल टू आर स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू दिस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, 2 टाइम्स ये वाला फार्मूला लगा दिया। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फार्मूला लगा दिया। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, 3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड वी गेट दिस इक्वेशन। ओके, नाउ इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम कि 3 न्यूटन वाले को मैंने बढ़ा के 6 न्यूटन कर दिया, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? पहले R था, अब रिजल्टेंट 2R हो गया। तो R की जगह यहाँ 2R कर दिया और 3 को बढ़ा के 6 कर दिया था, तो 3 की जगह 6 कर दिया, तो ये दूसरी इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया कि पहली इक्वेशन से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और हमारे पास दो अननोन हैं। तो मतलब वी हैव गॉट दिस 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स, दिस इज नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है इसकी मैं अलग से क्लास ले लूँगा, क्योंकि मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मुझे हर चीज़ पढ़ानी है बेसिक से बेसिक। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन हैं, R और थीटा। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन। सॉल्व कैसे होगा? पहली इक्वेशन से R स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, ये दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे ये 4 का 4 रहा और R स्क्वायर की वैल्यू ये क्या है? 9 + 4 + 12 cos थीटा। यहाँ पे R स्क्वायर की जगह लिख दो, 9 + 4 13 होता है, 13 + 12 cos थीटा लिख दिया है। और ये राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 36 + 4 40 + 24 cos थीटा।
तो यहाँ से आ रहा है कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। अगर कॉस थीटा -1/2 है तो थीटा 120 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। सवाल संपन्न हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इसमें है इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ये डायग्राम बना है बट लेकिन आई एक्सप्लेन दिस। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िए। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर्स का जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। तो जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो इनका जो सम होगा, सम मतलब एडिशन, वो ये होगा। ये ए है, ये बी है, तो इनका सम ये होगा। तो कह रहा है कि ये दोनों तो यूनिट वेक्टर्स हैं ही, मतलब इसकी लंबाई अगर एक है तो इसकी भी एक है, यूनिट वेक्टर्स हैं। और कह रहा है इनका जो सम है, मतलब जो रिजल्टेंट है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसकी लंबाई भी एक है। तो और फिर पूछ कह रहा है, ये तो दिया है, और पूछ कह रहा है देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो कह रहा है जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों को तो डिफरेंस आएगा। तो कह रहा है जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वो बी था, ये माइनस बी हो गया। इसको इसी को पलट दिया तो ये माइनस बी हो गया। तो देखें अगर ये इसकी लंबाई एक है, यूनिट वेक्टर है, तो इसकी लेंथ 1 है। इसको अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो जो रिवर्स उल्टा वेक्टर आ रहा है इसकी, इसी को तो पलट दिया मैंने ऐसे, तो इसकी लंबाई भी 1 ही होगी। तो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिफरेंस। डिफरेंस मतलब मैंने माइनस कर दिया, मतलब माइनस का मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब इनका जो डिफरेंस आया है ये, इसकी लंबाई बतानी है, ये लंबाई बतानी है। तो ये प्योरली जो है ये एक तरह की आपकी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि क्लास 9th का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे मैं चित्र बनाता हूँ। एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर इस है बी वेक्टर, इन दोनों का सम ये हो गया, रिजल्टेंट ये हो गया आर वेक्टर, मतलब ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का सम ये हो गया। और इन दोनों का अगर डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस कैसे आएगा, डिफरेंस मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को अगर मैं पलट दूं तो ये आएगा माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल बी दिस वेक्टर, दिस विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, और इनका जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब ये लंबाई 1 है, ये लंबाई 1 है, और ये लंबाई भी 1 है। इसी को हमने यहाँ उलट दिया, पलट दिया, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। और हमें ये लंबाई निकालनी है। लेट अस से दैट दिस लेंथ इज x. So this is our intention. Our intention is to find this length. What is the value of x? This is the intention. तो कैसे आएगी? तो देखिए ऐसे आ सकती है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 1 1 1, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। ये 60 तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 180 होगा तो ये 120 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल को देखिए ज़रा गौर से, इसमें ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये एंगल 120 है, और हमको ये लेंथ निकालनी है। तो दिस इज़ द चैलेंज ऑफ कॉस रूल। मतलब कॉस रूल की हेल्प से हम ये कर सकते हैं, क्योंकि कॉस रूल में हमने आपको ये बताया था, पिछले लेक्चर में कॉस रूल डिस्कस हो चुका है। कॉस रूल में ये बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में आपको 2 साइड्स मालूम हैं, एक एंगल मालूम है, तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो। तो इसी ट्रायंगल में अगर आप देखो तो कॉस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 120 दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर,
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ये लंबाई x है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 1 इंटू 1 हो गया भैया। cos 120 कितना होता है? cos 120 माइनस 1/2 होता है, तो cos 120 की जगह लिख दिया माइनस ऑफ हाफ। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और नीचे आ गया 2, ये कटा तो हो गया -1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेजो, इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, सो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लो भैया, हो गया। तो ये लंबाई आ गई। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे ये स्लाइड पे थे हम, तो दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन डिस्कस्ड। नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट वन। दिस इज़ द वन। तो यहाँ पे मैंने इसको किसी और मेथड से कर रखा है, बट लेकिन अभी मैं वो मेथड आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया था। तो मैंने जो कॉस रूल पढ़ाया था उसी को अप्लाई कर दिया। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं वेक्टर आर इज रोटेटेड बाय ए स्मॉल अमाउंट डी थीटा विदाउट चेंज इन इट्स लेंथ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एंड डेल्टा आर वेक्टर का मॉड। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले और क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करिए। एक वेक्टर आर है और क्वेश्चन में कह रहे हैं एक वेक्टर आर है, ये वेक्टर हो गया, देखिए मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया, इसको हमने घुमा दिया ऐसे, छोटा एंगल डी थीटा मैंने घुमा दिया। तो मुझे निकालना है कि व्हाट विल बी डेल्टा आर, ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मतलब डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ? डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ? आर की वैल्यू में चेंज निकालना है। और डेल्टा आर वेक्टर का मॉड ये निकालना है। ये थोड़ा महीन क्वेश्चन है और ये जो है आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। इट इज़ केटरिंग टू द फाइनल न्यूआंसेस। तो क्या है कि डेल्टा आर का मॉड, डेल्टा आर, पहले डेल्टा आर देखो, डेल्टा आर क्या होगा? आर क्या है? आर मतलब इसकी लंबाई है। मैंने इसी वेक्टर को तो घुमाया था, छोटा सा एंगल, तो लंबाई थोड़ी ना चेंज हुई होगी। ये वेक्टर था, इसी को मैंने घुमा दिया था, तो लंबाई तो चेंज नहीं हुई। तो मतलब आर क्या है? आर, केवल आर लिखा है, इसके ऊपर देखिए वेक्टर नहीं लगा है, तो ये आर वेक्टर के का मॉड है, मतलब ये लंबाई है, ये चेंज नहीं हुई, लंबाई चेंज नहीं हुई, लेकिन मैंने इसको घुमा दिया, उसी लंबाई को घुमा दिया। तो क्योंकि आर चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ आर। क्योंकि आर चेंज नहीं हुआ, लंबाई चेंज नहीं हुई, तो डेल्टा आर 0 हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है डेल्टा आर वेक्टर का मॉड, मतलब डेल्टा आर वेक्टर क्या हुआ? आर वेक्टर में चेंज, ऊपर ये था, ऊपर ये था डेल्टा ऑफ आर, मतलब आर की वैल्यू में चेंज, आर के मैग्नीट्यूड में चेंज। और ये क्या है? डेल्टा आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर में चेंज जो हो रहा है, डेल्टा आर वेक्टर मतलब आर वेक्टर में जो चेंज हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड है। तो आर वेक्टर में क्या चेंज हो रहा है? आर वेक्टर पहले इधर था, अब आर वेक्टर उधर चला गया, उधर चला गया। अब ये हो गया, ये आर वेक्टर ओल्ड था, पहले ओल्ड था, फिर इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, घुमा के ये नया हो गया। अब ये आर वेक्टर नया हो गया, न्यू हो गया। ये पहले था, ओल्ड मतलब पुराना, इसको घुमाया, अब ये नया आर वेक्टर हो गया। और इस वेक्टर को कुछ मान लो,
कुछ मान लो एक्स वेक्टर मान लो, चलो पता नहीं तो एक्स वेक्टर मान लो। तो अभी मैं इसको समझा रहा हूँ। वेक्टर एडिशन अगर लगाओ तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर ओल्ड प्लस दिस वेक्टर एक्स वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर न्यू। तो यहाँ से आ रहा है एक्स वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर न्यू माइनस आर वेक्टर ओल्ड। ठीक है, या इसको ओल्ड मतलब क्या हो गया, ओल्ड मतलब इनिशियल कर दो और न्यू मतलब फाइनल, मतलब जो फाइनली यहाँ पहुँचा। तो ओल्ड को कर दो इनिशियल, पहले यहाँ था ऐसे था, ओल्ड था मतलब ये इनिशियल था, और ये स्टेज आ गई ऐसे घुमा के यहाँ ले गया तो ये फाइनल है। तो ओल्ड को क्या कह सकते हो, इनिशियल, और न्यू को क्या कह सकते हो, फाइनल। तो ओल्ड को कह दो इनिशियल, इसको कह दो इनिशियल आई, और इसको कह दो फाइनल। तो आर की फाइनल वैल्यू माइनस आर की इनिशियल वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर वेक्टर की फाइनल वैल्यू माइनस आर वेक्टर की इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मतलब डेल्टा आर हुआ, चेंज हुआ। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज, ये क्या हो गया, डेल्टा आर वेक्टर। तो ये जो एक्स वेक्टर है इट इज़ नथिंग बट डेल्टा आर वेक्टर। आपको क्या निकालना है, डेल्टा आर वेक्टर का मॉड, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मॉड निकालना है। मतलब आपको ये एक्स वेक्टर जो है वही डेल्टा आर वेक्टर है, तो ये जो एक्स वेक्टर है इसको मैं डेल्टा आर वेक्टर लिख देता हूँ, डेल्टा आर वेक्टर। आपको डेल्टा आर वेक्टर का मॉड निकालना है, मतलब इस वेक्टर की लंबाई निकालनी है। तो ये लंबाई कैसे आएगी, इसके लिए हमने आर्गुमेंट दिया कि अगर हम इसको सेंटर लेके, और ये सर्किल मैंने बनाया, छोटा सा एंगल है तो इसको सेंटर लेके ये एक सर्किल ऐसे बन सकता है, पॉसिबल है ज्योमेट्रिकली। तो एंगल की जो परिभाषा होती है, बेसिक डेफिनेशन एंगल की क्या होती है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर्क लेंथ कितनी है, ये आर्क लेंथ कितनी है, ये लंबाई कितनी है, ये डेल्टा आर वेक्टर का मॉड है डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और ये कितनी है लंबाई, ये आर है, रेडियस है। हमें क्या निकालना है, डेल्टा आर वेक्टर का मॉड निकालना है। तो बस भैया आ गया, डेल्टा आर वेक्टर का मॉड यहाँ से आ गया आर इंटू डी थीटा। तो देखिए डेल्टा आर वेक्टर का मॉड आ गया आर इंटू डी थीटा, और डेल्टा ऑफ आर आ गया 0। तो दीज आर द टू आंसर्स। हो गया क्वेश्चन। अब चलें स्लाइड पे, ये स्लाइड है। अगला क्वेश्चन ये है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस F1 F2 एंड F3, द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 120 डिग्री। 3 फोर्सेस के तहत बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो वेक्टर सम 0 है, रिजल्टेंट 0 है। 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट, 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, एडिशन ही तो होगा। ये वेक्टर सम जो है वो 0 है। वेक्टर सम 0 कब होगा, जब एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए। ट्राइंगल कंप्लीट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। कह रहा है द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 120 डिग्री। ये F1 है, ये F2 है, इनके बीच में जो एंगल होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, वो ये होगा 120 डिग्री, ये एंगल होगा। तो ये वाला जो होगा ये 60 हो जाएगा क्योंकि टोटल 180 है। और यह है F1 इक्वल टू 1 न्यूटन, मतलब ये लंबाई 1 न्यूटन है। F2 इक्वल टू 2 न्यूटन, ये लंबाई 2 न्यूटन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F3, मतलब ये लंबाई निकालनी है। एंड द एंगल बिटवीन F2 एंड F3, F2 और F3 के बीच का एंगल निकालना है। तो इसको हमें करना है, अगर तो हम देखते हैं यहाँ पे
किया हुआ है, तो कर तो दिया है, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको एक बार मैं आपको समझा दूँ, तो समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे डायग्राम एक बना लेंगे हम। तो पहले इसको स्लाइड को देख लेते हैं, क्या है ये। 3 फोर्सेज हैं, F1, F2, F3। तो यहाँ मैंने बनाया F1। F1 की लंबाई कितनी दी है, 1 न्यूटन। ये F1 है, ये लंबाई दी है 1 न्यूटन। F2 की लंबाई दी है 2 न्यूटन, ये दिया है 2 न्यूटन। F2 हो गया 2 न्यूटन। और जो रिजल्टेंट है, मतलब तीसरा जो है वो F3 इधर जा रहा है, ये F3 हो गया। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F3, ये लंबाई निकालनी है। एंड द एंगल बिटवीन F2 एंड F3, F2 और F3 के बीच का एंगल निकालना है। तो ये लंबाई जो है ये डायरेक्टली कॉस रूल से आ जाएगी। अगर मैं इस ट्रायंगल में कॉस रूल लगाऊं तो cos 60 विल बी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स दिस इंटू दिस। तो कॉस रूल लगा के ये लंबाई निकल जाएगी। तो पहला काम हो गया। तो कॉस रूल लगा के लंबाई निकाल सकते हैं। तो cos 60 लिखिए, cos 60 कितना होता है, 1/2 इक्वल टू दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो कितना हुआ 4, प्लस दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो कितना हुआ 1, माइनस इसको कुछ x मान लो, x स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 हुआ। तो ये गया, कैंसिल हो गया। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर गया 2 इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आया 3, तो x आया स्क्वायर रूट ऑफ 3। लो भैया, x आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब F3 तो x है, तो F3 की वैल्यू आ गई √3 न्यूटन। कहानी खत्म। और क्या पूछा उन्होंने, एंगल बिटवीन F2 एंड F3, F2 और F3 के बीच का एंगल पूछा है। ये F2 है, ये F3 है। मान लो ये एंगल अल्फा है, ये लंबाई √3 है, याद रखिए ये लंबाई √3 है। अब ये एंगल निकालने के लिए मैं इसमें साइन रूल लगा सकता हूँ। साइन रूल से एकदम से एंगल आ जाएगा। साइन रूल लगाइए, 1, इस साइड की लंबाई 1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू ये x, ये √3 आ रहा था, √3 अपॉन साइन 60। काम हो गया। तो अब यहाँ से अगले पद ये आ गया 1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू √3, और साइन 60 होता है √3/2, तो लीजिए ये हो गया √3/2। तो ये √3 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर गया। तो यहाँ से आ रहा है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। तो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है ना, तो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। मतलब ये एंगल 30 डिग्री आ गया। लेकिन आपको सवाल में क्या निकालना है, F2 और F3 के बीच में, ये 30 आ गया, लेकिन सवाल में निकालना है F2 और F3 के बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल। और पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा। तो ये 30 है, तो ये 150 होगा, ये वाला एंगल होगा। तो F2 और F3 के बीच का जो एंगल होगा वो 150 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे गलती हो सकती है, आप जल्दी में 30 डिग्री लिख सकते हो, बट द एंगल बिटवीन F2 एंड F3 इज़ नॉट 30 डिग्रीज, इट इज़ 150 डिग्री। इसको उठा के यहाँ रख देना सो दैट टेल टू टेल कनेक्शन हो जाए और फिर एंगल निकाला जाता है। ये फंडा मैंने आपको बताया था। तो चलिए आज की सभा मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि मुझे आपको सबको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इसको। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। Thank you very much for this wonderful interaction. Have a nice day. Bye.